गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजेश प्रसाद, डायरेक्टर ऑफ फाउंडेशन फिजिक्स क्लासेस हजारीबाग। ऑनलाइन क्लासेस में बच्चों आपका एक बार स्वागत है फिर से। और इस क्लास में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का ऑब्जेक्टिव जान रहे हैं, और जिसमें हम लोग कल 84 तक देख चुके थे। कल यानी कि इन द प्रीवियस वीडियो, पिछले वीडियो में हम लोग 84 नंबर तक कर लिए थे, 85 नंबर करने वाले थे। तब तक लास्ट ही क्वेश्चन कर रहे थे, लेकिन लाइट कट गया तो हम बोले कि इसके बाद हम लोग आगे करते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 85 से शुरू करते हैं। तो मन लगा करके वीडियो को देखिए। कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ लोग नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन जो देख रहे हैं हम उन्हीं के लिए वीडियो बना रहे हैं। जो नहीं देख रहे हैं उनके लिए क्या बात करना है ना। बाकी रिजल्ट के लिए आपको मेहनत करना ही होगा। एग्जाम भी आपका नजदीक आ गया है। 85 में क्या कह रहा है कि इफ n cells each of EMFE and internal resistance are in parallel connected in a circuit having external resistance R, then current in the circuit। तो सबसे पहली बात जान लीजिए कि पैरेलल में नेट ईएमएफ जो होगा वो ई हो जाएगा, ईएमएफ सेम रहेगा। और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा। तो एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी लगा हुआ है भाई, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस आर बाई एन। तो ये क्या हो जाएगा जी? एन आर प्लस आर बाई एन। तो करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई इज इक्वल टू नेट ईएमएफ बाई नेट रेजिस्टेंस एन आर प्लस आर बाई एन। तो ये एन ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली एन ई बाई एन आर प्लस आर। यानी कि देखिए ऑप्शन ये बी लग रहा है, देखिए तो ऑप्शन बी है, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट ईएमएफ और नेट रेजिस्टेंस का ध्यान रखिए, करंट निकल जाएगा। अच्छा, इफ n cells each of EMF and internal resistance are connected in parallel, then the total EMF and internal हो तो क्या, अभी तो बात किए टोटल EMF E और इंटरनल रेजिस्टेंस आर सेम। ये ऑप्शन है बस, ठीक तो है ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है इफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन पैरेलल आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, then under what condition the current from these cells will be maximum। करंट का मैक्सिमम हो जाना है। तो करंट मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए भाई? तो हमारा जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में करंट जाने के लिए क्या होना चाहिए? जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस तो जो है सो है, तो आपका जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है लेस देन इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी ये ऑप्शन बी, करंट विल बी मैक्सिमम के लिए एक कंडीशन होना चाहिए। अब यहां देखिए 88 में कह रहा है कि अगर बहुत सारा सेल पैरेलल में लगा हुआ है और एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ, देन अंडर व्हाट कंडीशन द करंट फ्रॉम दीज सेल्स इज इक्वल टू द करंट थ्रू ए सिंगल सेल। अब सोचिए ना, करंट थ्रू पैरेलल करंट थ्रू ए सिंगल सेल, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? ई बाई आर। यही ना होगा। और बहुत सारा सेल जब पैरेलल में जुड़ा रहेगा तो उसमें करंट के लिए क्या कंडीशन हुआ था जी? एन ई बाई एन आर प्लस आर। तो अगर ये बहुत बड़ा हो जाएगा तो ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो जब ये नेग्लिजिबल, यानी कि इफ आर इज ग्रेटर देन आर, तो इसको नेग्लेक्ट करा सकते हैं, तो क्या हो जाएगा? कट करके देखिए आई भाई यार, यानी कि हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए? ये सी ऑप्शन। हमको यहां पर
ई बाई आर लाने के लिए आर को नेगलेक्ट कराना होगा, तो आर नेगलेक्ट कब होगा, जब हमारा आर ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस। ये ऑप्शन ठीक है। इफ एन सेल्स ईच ऑफ ईएमएफ एंड इंटरनल आर कनेक्टेड इन सीरीज इन ए सर्किट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर देन करंट इन द सर्किट, तब क्या हो जाएगा, तो करंट इन द सर्किट हो जाएगा भाई। इंटरनल जब सीरीज में रहेगा तो नेट ईएमएफ जो होगा E1 प्लस सर इधर आ गया, सबका ईएमएफ ही है तो नेट ईएमएफ एन ही हो जाएगा, है होगा ना। और नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर नेट इक्वल टू एन आर, तो टोटल रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर, एन आर, तो आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, एन ई बाई आर प्लस एन आर। ये देखिए तो कहां पर है, एन ई बाई आर प्लस, ये ऑप्शन ए, देखिए तो ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन ए ये देखिए। अब कह रहा है इफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज आर कनेक्टेड टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन अंडर व्हाट कंडीशन द करंट फ्रॉम दिस सेल्स विल बी मैक्सिमम। अब बताइए करंट को मैक्सिमम होने के लिए तो इस करंट को मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, तो यहां इंटरनल रेजिस्टेंस कम होना चाहिए क्या, करंट मैक्सिमम, तो करंट मैक्सिमम कब, जब ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो यानी कि R इज ग्रेटर देन R, जितना ज्यादा क्या, तो ये अब जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसको हम लोग नेगलेक्ट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा एन ई बाई आर, ठीक है ये ऑप्शन। इफ लार्ज नंबर ऑफ सेल इन सीरीज आर कनेक्टेड टू द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, अरे कहां चला गया, इफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू एन एक्सटर्नल देन अंडर व्हाट कंडीशन द करंट फ्रॉम दिस सेल इज इक्वल टू, अब देखिए ना तो करंट का क्या इक्वेशन आया है, करंट जो है एक सिंगल सेल के बराबर हो जाए यानी ई बाई आर, तो ई बाई आर के लिए क्या होना चाहिए, सिंगल सेल से जो करंट जाएगा तो फिर यहां पर आपका, अरे सिंगल सेल से करंट क्या हो जाएगा जी, ई बाई आर ए ना आएगा, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, देखिए ये कैसे, ई बाई आर होने के लिए ये आर जो है लेस देन, एक मिनट, यहां पर देखा जाए पहले, इफ लार्ज नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज आर कनेक्टेड टू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस देन अंडर व्हाट कंडीशन द करंट फ्रॉम दीज सेल्स इज इक्वल टू द करंट ड्यू टू ए सिंगल सेल, तो सिंगल सेल से जो करंट जाएगा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस में वो कितना होगा, और करंट का फॉर्मूला हो क्या रहा है इन सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, एन ई बाई आर प्लस एन आर, ये ना कंडीशन हो रहा है जी, ये कंडीशन हो रहा है, तो हमको, और अगर सिंगल सेल जोड़ेंगे तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, ई बाई आर, आर प्लस आर, तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, यहां तो ऑप्शन डी दिया हुआ है, लेकिन कैसे इसको एक्सप्लेन करना होगा, है ना,
तो अगर आर ऑप्शन दे रहा है कि आर इज लेस देन आर, तो यहां से तो फिर आर को नेग्लेक्ट करा देंगे। अच्छा ठीक। सिंगल सेल से कितना करंट जाएगा? सबसे पहली बात, एक सिंगल सेल से करंट कितना जाएगा? तो सिंगल सेल से करंट जो होगा, ये इंटरनल रेजिस्टेंस E बाई आर, ऐसा E बाई आर, इतना ही ना करंट उससे निकाला जा सकता है। और तो कह रहा है कि अब इसके इस कंडीशन के लिए क्या होना चाहिए, तो इसको हटा दीजिए, तब क्या हो जाएगा? ये हटने के लिए दिस इज विल बी लेस देन दिस आर, तब हो जाएगा। जब ये नेग्लेक्ट हो जाएगा तो एन बाई एन आर दैट इज E बाई आर। ठीक है, ठीक है। हाँ, ये कंसेप्ट लेके चलना होगा कि एक सिंगल सेल से करंट कितना जाएगा, E बाई आर। ठीक है। इफ n cells each of EMF and internal resistance are connected in series, then the total EMF and total, अभी तो बात की है सीरीज में, total EMF NE and total internal resistance is equal to NR। ये तो सी ऑप्शन डी ठीक तो है, ये तो अभी ऊपर में भी बताए थे। 93, to draw a maximum current from a combination of cells, how should the cells be grouped? मैक्सिमम करंट के लिए कैसे जोड़ना होगा ताकि हमको मैक्सिमम करंट मिल सके? तो मैक्सिमम करंट के लिए तो फिर देखिए, सबसे पहले करंट बढ़ाने के लिए तो पैरेलल होना ही चाहिए, लेकिन पैरेलल में भी मैक्सिमम करंट होने के लिए फिर डिपेंड करेगा इंटरनल रेजिस्टेंस और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के वैल्यू पर ना। इसलिए यहां पर ऑप्शन हमको लगता है कि डी ही होना चाहिए। हाँ, डी होना चाहिए। ऐसे पैरेलल में जोड़ने से तो करंट बढ़ता है, लेकिन पैरेलल में और सीरीज में भी मैक्सिमम करंट मिलेगा। तो उसके लिए कंडीशन है, डिपेंड करेगा कि हमारा जो इंटरनल रेजिस्टेंस है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, इनका वैल्यू कितना कितना है। A cell of internal resistance R connected across an external resistance NR। अच्छा, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, then the ratio of terminal voltage to the EMF of the cell, टर्मिनल वोल्टेज और आपका EMF, तो V इक्वल टू E प्लस IR, ये ना है। तो फिर पूछ रहा है कि टर्मिनल वोल्टेज V और EMF के बीच का जो रेशियो है वो कितना होगा। तो यहां से अगर हम लोग इसको इधर ले आए, देखिए, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, देखिए यहां पर हमारा रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V प्लस IR। तो हमको टर्मिनल वोल्टेज और इसका रेशियो चाहिए, तो E इज इक्वल टू V कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, IR बाई V होगा ना जी। ठीक है, तो अब हमको क्या चाहिए, इनका E टर्मिनल वोल्टेज V और E का रेशियो, तो इस सबको इधर ले जाइए, तो V या E बाई V कर लेते हैं। चलिए देखिए कैसे, तो हमारा E बाई V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 1 प्लस IR बाई V।
तो V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं क्या यहां पर V इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं ना। तो E बाई V का रेशियो क्या हो जाएगा 1 प्लस आई आर, और V इक्वल टू आई आर कट गया, ये कट गया। तो यहां से ये रिलेशन क्या हो जाएगा बताइए ना। तो अब इसको सॉल्व कीजिए, देखिए आसान तो हो तो गया। इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या मिल रहा है E बाई V इज इक्वल टू 1 प्लस आर, और ये जो कैपिटल आर है ये कह रहा है कितना हो रहा है एन आर, ये आर से आर यहां भी कट गया। देन E बाई V इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस 1 बाई एन, ये ना है भाई, तो यहां से हटा दीजिए। तो क्या हो जाएगा E बाई V इज इक्वल टू 1 प्लस 1 बाई एन, हुआ ना। अब इसको एलसीएम ले लीजिए, तो E बाई V इज इक्वल टू एन प्लस 1 बाई एन, तो हमको V बाई E चाहिए ना, तो क्या हो जाएगा n बाई एन प्लस 1, n बाई एन प्लस 1, सी ऑप्शन। देखिए तो हाँ ठीक तो है सी ऑप्शन। देखिए सिंपल सा कैलकुलेशन था, कर दिए आपका, देखिए सामने कर लीजिए। 95 टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 having internal resistance R1 and R2 connected in parallel, then equivalent EMF of the combination। तो ये तो आसान है, ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट EMF ऑफ दिस कॉम्बिनेशन का, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 बाई ये है, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए, E1 R2 प्लस E2 R1 बाई R1 प्लस R2। अगर अलग अलग EMF होगा तब, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव किया गया है पढ़ाते समय, याद रखेंगे। अब उतना लंबा यहां डिराइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखिए। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, पावर का वाट, सी ऑप्शन ठीक है। किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। ये सब डायरेक्ट है। Which of the following relation do not represent electrical power? P is equal to I square R. P is equal to work done by time, P is equal to देखिए I square R, I को हम लोग या R को हम लोग V by I भी लिख सकते हैं, या ऐसा समझिए, और ऑल्सो इसको वी आई भी लिख सकते हैं, हैं? तो वी आई या आई को हम लोग वी बाई आर भी लिख सकते हैं, वी इंटू वी बाई आर। तो ये देखिए ना वी स्क्वायर बाई आर, तो वी आई तो हो गया, वी स्क्वायर बाई आर हो गया, आई स्क्वायर आर हो गया, बस ये वाला जो रिलेशन है ये नहीं हो सकता है। तो कौन सा ऑप्शन आ गया, देखिए सी ऑप्शन, ठीक है। ये इतना सारा तो हो ही सकता है। Heat produced in a resistance R when current I ampere flows through it for t second, I square RT, I square RT जो एनर्जी का फॉर्मूला वही हीट का फॉर्मूला है। The heat produced in a conductor of material of resistivity rho is proportional to the heat produced in a conductor of material of resistivity rho is proportional to किसके, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी, ज्यादा रेजिस्टिविटी, हाँ ठीक है, रो। ए फ्यूज इज यूज्ड, हालांकि फ्यूज वगैरह अब किस लिए, स्विच के जैसा, अगर वो क्या होगा, ज्यादा हीट हो जाएगा तो फ्यूज मेल्ट कर जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा। Switch act as a switch during emergency. An external resistance R is connected to a cell of internal resistance R. The current in the circuit is maximum. ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जब एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस को एक सेल जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R से जोड़ देते हैं तो सर्किट का करंट मैक्सिमम कब होगा।
तो करंट के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा भाई? E बाई आर प्लस आर। अब मैक्सिमम करंट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो आर आर तो जीरो हो नहीं सकता है ना, तो फिर दोनों बराबर होने से उस समय मैक्सिमम करंट हो जाएगा। सब ऑप्शन कुछ। चलिए अब आइए किरचॉफ्स लॉ में। है ना, एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट। सिंपल सा फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ, जिसको केसीएल। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर मिलने वाले सभी करंट का अल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज इक्वल टू कितना? 0। किरचॉफ्स करंट लॉ इज द डायरेक्ट कंसीक्वेंस ऑफ किस चीज का? ये कंजर्वेशन का बात कर रहा है, चार्ज का कंजर्वेशन है। ये सब तो आसान है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किरचॉफ सेकेंड लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ क्या? रेजिस्टेंस, है ना। ये सब तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज इज यूज्ड एज। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल को कहां यूज करते हैं हम लोग? तो पोटेंशियोमीटर तो पढ़ना नहीं है, लेकिन जान लीजिए, अभी तो नहीं पढ़ाए हैं आप लोग को, लेकिन पोटेंशियोमीटर में भी व्हीटस्टोन ब्रिज का ही प्रिंसिपल यूज करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर एक्यूरेट। कह रहा है व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर एक्यूरेट देन अदर मेथड ऑफ मेजरिंग रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि ये एक नल मेथड है ना। तो इससे क्या होगा? इधर उधर जो करंट जाएगा, जो नल मेथड का मतलब उस ब्रांच से करंट ही नहीं जाना है, तो फिर हम लोग सारा करंट जिस रेजिस्टेंस से जा रहा है उधर ही मेजर होगा, यानी इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट मेथड है रेजिस्टेंस मेजर करने का, बिकॉज इट इज ए नल मेथड। If in the experiment of Wheatstone bridge the position of cell and galvanometer are interchanged, then balance point में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, then depend ये remain unchanged, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। In a Wheatstone bridge if the cell and galvanometer are interchanged, ठीक है, वही बात है, the deflection in the galvanometer will क्या? जब चेंज ही नहीं होगा तो यहां पर भी नॉट चेंज्ड। ए व्हीटस्टोन ब्रिज इज मोर सेंसिटिव। कब? जब चारों भुजा का रेजिस्टेंस क्या होगा? बराबर हो जाएगा। P इक्वल टू Q इक्वल टू R इक्वल टू X। ओम्स लॉ फॉलोड बाय किसके द्वारा? सिर्फ कंडक्टर के द्वारा ना, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर में तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd वेरीज विथ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज पर द रिलेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू क्या होगा जी? E बाई m इंटू टॉ। तो डायरेक्टली ना, Vd डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। डी ऑप्शन, क्या ऑप्शन है? देखिए डी। किरचॉफ जंक्शन रूल इज बेस्ड ऑन द जंक्शन रूल यानी पॉइंट रूल बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लूप रूल यानी मेश रूल यानी कि वोल्टेज लॉ, एनर्जी। द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी ऑफ किस पर? तो ना तो लेंथ पर, एरिया पर, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। ये सारा क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। If n number of n cells each of EMF V and internal resistance are connected in parallel, then the total EMF is equal to E और internal resistance R by N। कौन सा है? पहला ही तो है, ये तो पहले भी आया हुआ है, बताए हैं। The resistivity of
आज फिर देखिए टाइम पर लाइट कट गया। चलिए 2-4 क्वेश्चन और रह गया था इस लेसन में, इतना ही क्वेश्चन, ये लेसन लास्ट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का क्वेश्चन करेंगे बच्चों। ओके, बाय।